नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार एंड यूर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल जहां पर आपको एजुकेशन मिलती है फ्री। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जितने भी सब्जेक्ट एकेडमिक जिन सब्जेक्ट की स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है कोचिंग लेने की, वो सारे सब्जेक्ट की हम वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें। वो स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो या नीट हो, लीट हो या जेई का एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जितने भी आपकी एजुकेशन है उसमें जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है कोचिंग लेने की, हम उन सभी सब्जेक्ट्स की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लेक्चर्स बना के देंगे, वो भी क्वालिटेटिव और वो भी नॉलेजेबल। अच्छी उसमें आपको नॉलेज मिलेगी। इस चैनल पर आपको दो चीजें बहुत अच्छी मिलेगी, एक अच्छी नॉलेज और अच्छा कंटेंट। मार्क्स की हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें आपको देनी है वो है नॉलेज। अच्छी चीज़ों को अच्छी पकड़ देनी है, जो आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ बना सकें। यह हमारी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे इसमें 12th स्टैंडर्ड की। तो जो भी स्टूडेंट 12th में है उनके पास दो बुक्स होंगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की आएगी एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी 40 मार्क्स की है और प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का, मत तो 100 मार्क्स हो गए। आपको मार्क्स से कोई मतलब नहीं रखना, आपको स्टडी से मतलब रखना है। आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, आपको हर बुक्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, हर चैप्टर आपके ग्रिप में होना चाहिए और मजबूत आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे वहां से। हम स्टडी शुरुआत अब फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स आएंगे जिन्हें हम आज कवर करेंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एजेंट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट्स। ये सब कुछ होता क्या है एग्जैक्टली मैं आज आपको रियल मतलब समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स का रियल मतलब है क्या। आपने सुना बहुत होगा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, बट आज आपको रियल मतलब में समझ में आएगी एग्जैक्टली हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, दो वर्ड हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। एग्जाम्पल लेते हैं खुद से। हमें जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? अगर हमें लाइफ जीनी है तो हमें क्या चाहिए? खाना पीना, मतलब एनर्जी चाहिए। एक मोटरसाइकिल है, एक बाइक है, बाइक चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, तभी बाइक चलती है। पंखा है घर में, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता, उसके लिए एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हमारे लिए एनर्जी क्या है? खाना पीना। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? कहाँ से? जब हम प्रोड्यूस करेंगे, जब हम प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, साधन जो है वो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेस हमारे पास बहुत कम है। तो इसी की हमें स्टडी करनी है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। मतलब एनर्जी की व्यवस्था हम कैसे करें। अब वो एनर्जी की व्यवस्था कैसे होगी? जब हमारे जेब में पॉकेट में पैसा होगा, प्रोडक्शन होगा, जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगा, जब हम चीजों को खरीद पाएंगे, उसी तरीके से हम इसकी व्यवस्था कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का प्रोडक्शन, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है मतलब रोजगारी है, वो वहाँ का बहुत अच्छा है। तो मतलब वहाँ के लोगों की जो क्षमता है चीज़ों को खरीदने की, अपनी जिंदगी जीने की, एनर्जी, अर्थ को मैनेज करने की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो कंट्री, वो सारी कंट्री की इकोनॉमी इसी से डिसाइड होती है कि कौन सी कंट्री कितना अच्छा प्रोड्यूस कर पा रही है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोड्यूस करेगी उतनी इनकम होगी, और जब प्रोडक्शन करेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, मतलब रोजगारी भी जनरेट होगी। तो इकोनॉमी का मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था,
कि हम अपनी एनर्जी को इस जिंदगी जीने के लिए खान पीन की व्यवस्था कैसे करें। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे लेवल पर हो गया, बट हम देश के लेवल पर सोचेंगे, यहाँ पर नेशनल लेवल पर सोचेंगे कि देश को चलाने के लिए उसके लिए एनर्जी की क्या जरूरत है। उसके लिए एनर्जी है मनी, इनकम, पैसा। क्योंकि जब आप मार्केट में कोई चीज परचेज और सेल करते हैं तब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में सपोज कि इंडिया अमेरिका से कोई कोई चीज खरीद रहा है, कोई गुड्स खरीद रहा है, तो इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, मनी की जरूरत पड़ेगी। तो कंट्री लेवल पर हम सोचें, तो कंट्री लेवल पर अगर हम इस चीज को देखें तो अब हमें ये पता लगता है कि कंट्री को चलाने के लिए किसकी जरूरत है, मनी की, एनर्जी। मतलब जो अर्थ है वो हर किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। हाँ, जैसे कि हमारे लिए खाने की जरूरत है, हमारे लिए अर्थ का मतलब क्या है, खाना। मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल, पंखे के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और देश के लिए इनकम, पैसा। तो जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना हम सेल करेंगे, और जब सेल करेंगे तो हमारे पास इनकम भी आएगी, और जब इनकम आएगी तो हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इनकम आएगी तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलेगा। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी। एक बार आप अपने नोट्स में देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम in which countries scarce resources are used to produce goods and services। मतलब जो कंट्री के लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज कर कर, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। और अनलिमिटेड वांट्स है हमारे पास, अनलिमिटेड वांट्स है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो इसी चीज को हमें मैनेज करना है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस से हम डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके रखें कि जहां हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल रहे। इक्विलिब्रियम पॉइंट इसे बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि वहां पर हम इनको मैनेज करके रखें। तो इसी चीज की हमें इसके अंदर स्टडी करनी होती है। एक बार डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। इकोनॉमी refers to an economic system in which countries' scarce resources are used to produce goods and services and used for distribution of these goods and services for consumption। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है, हमें पता है लिमिटेड रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज की सहायता से ही हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड लोग कंज्यूम करेंगे, और जब कंजम्पशन होगा इन गुड्स का तो इनका प्रोडक्शन, जो इनका कंजम्पशन है उसके इन रिटर्न्स ऑफ दैट विल गेट मनी, मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसका मतलब है इकोनॉमी। आपको होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इस अगर आपको ना समझ में आते हो वीडियो को दोबारा पीछे करके देखें, कई बार देखें, आपको इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि एनर्जी, किसी भी एनर्जी की हम व्यवस्था कैसे करें। एक ह्यूमन को एनर्जी चाहिए खान पीन, और उस खान पीन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। दूसरी, कंट्री को चलाने के लिए एनर्जी किसे कहेंगे, इनकम को, उसकी व्यवस्था कैसे करी जाएगी। जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तब जाकर हमारे पास इनकम आएगी, क्योंकि हम उसे सेल आउट करेंगे। ऐसी बाइक के लिए चाहिए पेट्रोल, और पंखे के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आपको इकोनॉमी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। आइए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इसमें मेंशन की होगी। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Economics. What is economics? Economics refers to social science where it deals with economic problems and individuals' economic behavior
इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ये क्या चीज है, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको तीन चीजें देखनी है यहाँ पर, जो डेफिनेशन के अंदर दे रखी है, समझने वाली हैं। पहली सोशल साइंस, दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तीसरी इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर। ये तीन चीजें देखने वाली है इसके अंदर। सोशल साइंस, आप भी इस कंट्री में रह रहे हैं, मैं भी इस कंट्री में रह रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि इस कंट्री में मुझे सिक्योरिटी अच्छी मिले, अच्छा डिफेंस मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और अच्छे पार्क मिले घूमने के लिए। ये सारी चीजें कहाँ आएंगी आपकी सोशल साइंस के अंदर। मतलब ये एक सिर्फ इकोनॉमी का पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन अपनी इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए, कोई भी इकोनॉमी कैसे अच्छी होती है, चाहे हम कहते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ के जो पार्क हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इन सारी चीजों से भी इकोनॉमी बहुत अच्छी कहलाती है। उस कंट्री, वो कंट्री बहुत, इकोनॉमी मतलब सीधा कंट्री, वो कंट्री बहुत अच्छी कहलाती है। तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, सोशल साइंस में आएंगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब यह है कि कंट्री के अंदर गरीबी है, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटेटिव ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। ये सब काम कौन करेंगे, सरकार का काम है ये सारा, अच्छी एजुकेशन देना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, मतलब बेरोजगारी को दूर करना, पॉवर्टी गरीबी को दूर करना। ये सारी चीजें दूर करने का किसका काम है, गवर्नमेंट का। लेकिन जहां पर प्रोडक्शन की बात आ रही है कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, तो इन चीजों को कैसे मैनेज करा जाए, कैसे इन डिमांड्स को पूरा करा जाए, जहां पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाए। जितनी लोगों की डिमांड है उतनी हम सप्लाई भी कर पाए। तो कैसे इस चीज को हम पढ़े, तो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सपोज कि आपके पास जॉब नहीं है और सबके पास जॉब है तो ये कंट्री की प्रॉब्लम बन गई, नहीं। जब सबके पास जॉब नहीं है, आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो देश की दिक्कत है। जो देश की प्रॉब्लम है वही आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम में आती है, वही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बनती हैं। जब आपकी एक छोटी प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ आपकी दिक्कत है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। ठीक है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बट दैट इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जिसके अनएम्प्लॉयमेंट बिलोंग्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स की। इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब हमारे प्रोड्यूसर के, गवर्नमेंट के बिहेवियर कैसे हैं, कैसे वो प्रोडक्शन में क्या डिसीजन लेते हैं, हमारा कंजम्पशन में क्या डिसीजन रहता है, गवर्नमेंट का डिसीजन क्या रहता है, वो कैसे टैक्स का चार्ज करेगी। क्योंकि हम इकोनॉमिक एजेंट हैं। इकोनॉमिक एजेंट मतलब जो किसी के बिहाफ पर काम करता है। तो हम इस कंट्री के बिहाफ पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, हम कंजम्पशन मतलब परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स चार्जेस लगा रही है और बैंक इंटरेस्ट चार्जेस लगा रहा है। सब इंडिविजुअल अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट हम यहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, वो क्या प्राइस सेट करता है, वो कितना प्रोड्यूस करता है, हमारी क्या डिमांड है, किस प्राइस पे डिमांड है, हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं। तो ये दिस इज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर एंड दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सोशल साइंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोशल साइंस जहां पर हम समाज की अच्छी कंडीशन करें, सर्विसेज दें, वहां पे सोशल साइंस की स्टडी, सोशल साइंस एक पार्ट हो गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हम वहां देख रहे हैं और इंडिविजुअल बिहेवियर भी हम वहां देख रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स रेफर्स टू सोशल साइंस वेयर it deals with economic problems and individuals' economic behavior in respect of production, distribution and consumption.
होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ी सी हिंट मैंने आपको इकोनॉमिक्स में ही दे दी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों को हम एक साथ लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जब हम अपने भले के बारे में सोचते हैं कि मुझे जो चीज मिलनी चाहिए वो सस्ते रेट पर मिलनी चाहिए, प्रोड्यूसर अपने भले के बारे में सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस रखूं, ज्यादा से ज्यादा प्राइस रखूं। कंज्यूमर, उपभोक्ता ये सोचेगा मुझे कम से कम सस्ते पे सस्ते चीज मिले। गवर्नमेंट ये सोचेगी मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। बैंक ये सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाऊं ताकि मुझ पर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट का पैसा आए। तो जब सब लोग ये सोचेंगे कि अपने भले के बारे में ही, सब मेरे बारे में, अपने बारे में, अपने भले के बारे में जब आप सोचते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, क्योंकि वो आप इंडिविजुअली सोच रहे हैं, वो आपकी इंडिविजुअल दिक्कत बन रही है, वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। सपोज जैसे मैंने बताया कि हर किसी के पास एजुकेशन है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। जब कोई प्रॉब्लम देश को इम्पैक्ट करती है, नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट करती है, तब हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है आज का, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम टैक्स की बात करेंगे, अगर टैक्स हाई कर दिया जाएगा, सब लोग अगर हाई टैक्स लगाएंगे तो ये आपकी दिक्कत नहीं बचेगी, ये आ जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब तक जब आप अपने भले के बारे में सोच रहे थे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थी। तो इसमें एक आप एग्जांपल लीजिए, क्या इस तरह की मार्केट कहीं एग्जिस्ट करेगी जब जहां पर सब अपने अपने भले के बारे में सोचेंगे? पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं था, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही स्टडी की जाती थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है। कैसे? जब सब अपने अपने भले के बारे में सोच रहे हैं कि प्रोड्यूसर सोच रहा है कि नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा कम प्रोड्यूस करूं और प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखूं। कंज्यूमर सोच रहा है मैं सस्ते पे सस्ता खरीदूं, और वहीं एक गवर्नमेंट सोच रही है मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाऊं। बैंक सोच रहा है नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाऊं। जब सब अपने बारे में ही सोचेंगे कि नहीं मैं कम प्रोड्यूस करूं, ज्यादा से ज्यादा रेट लगाऊं, तो आपको नहीं लगता कि अभी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, इकट्ठी होगी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। प्रोडक्शन हो नहीं रहा, बड़े से बड़े रेट चार्ज करे जा रहे हैं, कोई परचेज नहीं कर रहा और किसी को प्रोडक्शन नहीं मिल रहा। आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप ही अपना एग्जांपल लीजिए, कोई कोई मान लीजिए कोई गुड्स है, कोई प्रोडक्ट है, एक्स कोई प्रोडक्ट है। अगर आपको यही प्रोडक्ट 1000 का मिल रहा है जिसकी कीमत सिर्फ मान लो 10 रुपए होनी चाहिए, लेकिन ये आपको 1000 रुपए में मिल रहा है, तो क्या आप उसे परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये बिक पाएगा? जब ये बिक नहीं पाएगा तो सारी चीजें ऐसी पड़ी रह जाएंगी, और जब ऐसी ही पड़ी रह जाएंगी तो ना तो हम डिमांड मीट कर पाएंगे और ना ही अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्रोड्यूसर ना अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, ना मार्केट में हम डिमांड फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरह से तो प्रॉब्लम पूरे देश की प्रॉब्लम बन जाएगी ये। तो आप देख रहे हैं जब ये इंडिविजुअल लेवल पे थी, अब तक तो हम अपने भले के बारे में सोच रहे थे कि जब हम अपने भले के बारे में सोच रहे हैं तो किसी को किसी के वेलफेयर की जरूरत नहीं है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं बनता। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म तभी होता है जब हम नेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं, जब वो देश को इम्पैक्ट करती है। जब तक कोई चीज देश को इम्पैक्ट नहीं कर रही तब तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही है, बट जब वो देश को इम्पैक्ट करती है तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है वो आपको 1000 रुपए में दे रहा है तो आप उसे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसी आपको लगता है ऐसी कोई मार्केट एग्जिस्ट करेगी, ऐसी मार्केट रियली में होगी जहां लोग प्राइस बहुत हाई रख रखे हैं और क्या कहते हैं लोग चाहते हैं कि नहीं हम 10 में खरीदें वो 1000 में? ऐसी कोई मार्केट होगी? नहीं होगी। और होगी भी तो वहां पे गिने चुने लोग होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कंट्री के लिए। तो इसी चीज को देखते हुए
इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए फिर ये एजेंसीज आई, फिर इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए कि हम कमेटीज बनाएंगे, हम टीम बनाएंगे जो इन पर पॉलिसीज बनाएंगी, एक्ट्स बनाएंगी, कानून बनाएगी। अब एक इंडिविजुअल तो इंसान नहीं बना सकता था, एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या कहते हैं एक्ट नहीं बना सकता था। उसके लिए इन्होंने एक कई सारी टीम्स बनाई, ठीक है, कि टीम्स बनाई कि चलो बैंक के लिए एक आरबीआई की बना दी। आज आरबीआई ही सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, सारे बैंक्स को आरबीआई ही रेगुलेट करता है, उन्हीं को देख सारे बैंक्स इसी के अंडर आते हैं, एंड ही इज द फादर ऑफ द बैंक। तो आरबीआई ही पॉलिसीज बनाता है, सब इनकी पॉलिसी और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से चीजें आने लगी कि कोई अपना खुद का डिसीजन नहीं लेगा। अगर सब अपना खुद का डिसीजन लेने लगेंगे तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। प्राइस क्या रखना है, मिनिमम प्राइस कितना रहना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कम से कम इतना प्राइस रहना है, ठीक है। इनकम टैक्स कोई गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आएगी, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो कोई भी चार्ज कर सकती है, लेकिन नहीं, इनकम टैक्स की भी लिए गाइडलाइंस बनी, सीबीडीटी आया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो उसके लिए भी टीम बनाई गई, उन्होंने भी एक्ट्स बनाए, पॉलिसीज बनाई, और उन्होंने भी डिसाइड करा कि हाँ भाई कैसे हमें सीबीडीटी आया। या आप मैं जानता हूँ कि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपके लिए ये सारे शब्द हो सकते हैं बहुत भारी हों, बट आने वाले समय में आप इन सारी चीज़ों से बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से इन वर्ड्स को सुने और धीरे धीरे इनसे फैमिलियर भी होते जाएं, ताकि कल आप जब इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ये आपके माइंड में आए, जिसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स बोलते हैं, जहाँ पॉलिसीज बने, ठीक है, तो आपको ये ना लगे कि ये पहली बार मैंने इन चीज़ों को सुना है। तो ऐसे हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज होती रहे, और साथ ही साथ आपको कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है, आप उस कंटेंट को पढ़ते रहिए। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि जितने भी नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये लेक्चर मत देखिए, एक भी लेक्चर मत देखिए हमारा। अगर हमारे आप नोट्स डाउनलोड कर भी स्टडी करके चले जाएंगे तो भी आपके 95+ मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। लेकिन ये लेक्चर बनाने का हमारा मेन पर्पस क्या है कि मार्क्स डज नॉट मैटर, मार्क्स डज नॉट मैटर नहीं करते अनटिल अनलेस आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए इस चैनल पर आपको मार्क्स तो मिलेंगे, साथ साथ अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, ताकि जब आप किसी के सामने खड़े हों और आपके पास 95 98 मार्क्स है, लेकिन आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज इकोनॉमिक्स, लेकिन आप उस चीज को बता ही नहीं पा रहे, विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे, एग्जाम्पल से नहीं समझा पा रहे, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मार्क्स होना अच्छी चीज है, लेकिन नॉलेज होना उससे भी अच्छी चीज है। इसलिए इस चैनल पर आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए, अब हमारे नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट रहेंगे 90+ मार्क्स लाने के लिए आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह क्यों ये कमेटीज बनाई गई, ताकि कोई अपना इंडिविजुअल डिसीजन ना ले सके कि अपना डिसीजन खुद ले, नहीं, एक गाइडलाइंस होगी, आप डिसीजन खुद लेंगे बट उन गाइडलाइंस को फॉलो भी करेंगे। इसलिए ये सारी टीम्स बनाई गई, ये एक्ट्स आए गए, ये पॉलिसीज बनी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। चलिए हम देखते हैं पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द इकोनॉमिक इन विच स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि डेफिनेशन में भी बता रखा है कि दिस इज इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, खुद की प्रॉब्लम, पूरे देश की प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी खुद की प्रॉब्लम है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन जब ये देश की प्रॉब्लम बनती है, कोई भी चीज जब भी आपके माइंड में आए कि ये कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये देश की प्रॉब्लम है, ये बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी करते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी करते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर वो चीज देश को इम्पैक्ट कर रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, और अगर नहीं कर रही तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं उसकी। लेकिन सबसे ज्यादा कोई इकोनॉमिस्ट होता है तो मेन हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ही फोकस करके चलना है। जब आप इकोनॉमिस्ट बनेंगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ही फोकस करके चलना है कि देश की पॉलिसीज आपको बनानी है। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, देश की पॉलिसीज बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई देश कैसे चलेगा रियली में। इसलिए इकोनॉमिक्स की बहुत वैल्यू होती है, इकोनॉमिस्ट की बहुत वैल्यू होती है। जितना भी ये डेटा आप देखते हैं, स्टैटिस्टिक डेटा जितना भी होता है
वो सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलो हम उस टॉपिक अपने टॉपिक से नहीं हटते, यहीं पर मेन बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझाया, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पे देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज macroeconomics? Macroeconomics refers to the economics in which study on the basis of aggregate economic problems. Aggregate economic problems मतलब अब ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास बेरोजगार, नौकरी नहीं है, लेकिन सब देश में सबके पास नौकरी है, तो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन सबकी अगर हर घर में नौकरी किसी के पास नहीं और उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रही है, अब ये देश की प्रॉब्लम बन गई है। एग्जाम्पल, मान लीजिए देश में 50 घर हैं, ये देश के अंदर ये 50 घर हैं। इन 50 घर में से मान लीजिए 50% के पास नौकरी है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं, इन लोगों के पास नौकरी है ही नहीं। अगर इन लोगों के पास नौकरी नहीं है तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम तो रही नहीं। अगर हम इकट्ठा कर दें इन प्रॉब्लम्स को तो ये तो एक देश की प्रॉब्लम बन गई, और गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इस पर देखें कि हाँ भाई हमें इन्हें जॉब देनी है, हमारी कंट्री के हैं, इन्हें हमें जॉब देनी है। तो ये चीज आप देखेंगे, अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे इसमें। ओके, तो डेफिनेशन आपने देखी, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड, जब डिमांड थी, इंडिविजुअल हर किसी की डिमांड थी, लेकिन उसी को हमने जैसे मार्केट में हमने बताया कि हर कोई ये चाहता है कि हमें सस्ते में चीज मिल जाए, तो वो आपके खुद का, जब आप खुद का डिसीजन ले रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इकट्ठा सबको एग्रीगेट कर दे, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, उनको इकट्ठा कर दें, तो देखेंगे अरे इन तीनों को अगर हम इनकी डिमांड इकट्ठी कर दे तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी। उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, महंगाई, आपको पता है सबसे बड़ी चीज देश की, अच्छे जानते हैं कि पूरे देश की प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी कंट्री की, तो 2022 के सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ आई थिंक क्रॉस कर गई है, ये रिकॉर्डेड है। और अनरिकॉर्डेड कम से कम नहीं तो 2 अरब के लगभग, 200 करोड़ के लगभग होगी, तो समझ रहे हो। और अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखा है, वहाँ पे आपने डेफिनेशन में से अनएम्प्लॉयमेंट कर लेना, वो ठीक है, एक प्रॉब्लम है तो इसे अनएम्प्लॉयमेंट कर लेना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमने एग्जांपल्स नहीं देखे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल वो इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कंज्यूमर को उसके अकॉर्डिंगली प्राइस मिल जाए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे प्रोड्यूसर को उसके अकॉर्डिंगली प्राइस मिल जाए। पर कैपिटल इनकम, मतलब एक व्यक्ति की इनकम, मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो मेनली जो मेन फैक्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो प्राइस है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो इनकम है, कि कंट्री की इनकम कितनी है तो अच्छा काम करेगी, और वहां पे प्राइस मैटर करता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक एजेंट। हमने कितने 1 2 3 4 कवर कर लिए, पांचवा हमारा इकोनॉमिक एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एजेंट, हम ही सब लोग तो इकोनॉमिक एजेंट है। जो इकोनॉमिक खुद तो काम करेगी नहीं, उसके ब्याह पे कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा। जैसे कि हम एज ए प्रोड्यूसर हम काम कर रहे हैं, हम ही लोगों में से कोई बिजनेस कर रहा है, हम ही लोगों में से कोई गवर्नमेंट में काम कर रहा है, हम ही लोगों में से कोई हाउस होल्ड में है, मतलब घर पर है, मतलब एज ए कंज्यूमर चीजों को उपभोक्ता की तरह काम कर रहा है, तो हम ही लोग ही तो हैं, सारे लोग पब्लिक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं, कंज्यूमर की बात करूं कंज्यूमर की बात करूं तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसे कंज्यूम करना है, उसका बिहेवियर क्या रहता है, किस क्या चाहता है वो, क्या उसकी डिमांड है, किस रेट पे वो मतलब परचेज करना चाहता है। ऐसी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, किस रेट पे प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट कितना टैक्स चार्ज करेगी, बैंक कितना इंटरेस्ट लगाएगी, ऐसे बतेरे सारी लिस्ट है जो ये सब लोग कैसे इंडिविजुअली अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं ना, डेफिनेशन में भी क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स मीन those individuals
और इंस्टीट्यूशंस विच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, मतलब डिसीजंस ले रहे हैं। दे कैन बी कंज्यूमर्स हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम। दे मे बी प्रोड्यूसर of goods and services who decide what and how much to produce. They may be entities like the government, corporation, banks, which also take different economic decisions, like how much to spend, what interest rate to charge on the credits, how much to tax, etc. तो आपने डेफिनेशन में देख लिया कि किस तरीके से इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का जो हम कवर करेंगे, लास्ट टॉपिक जो भी क्वेश्चन हमारा ये, हु आर द मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स और प्लेयर्स एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये सब लोग अपने खुद के डिसीजन इंडिविजुअली लेंगे, और जब मान लीजिए 2-3 प्रोड्यूसर हैं, इनकी डिमांड कुछ और है, इनकी डिमांड कि ये चाहते हैं कि हमें बहुत सस्ता मिले, बहुत सस्ता मिले, बहुत सस्ता मिले। जब हम इन्हें एग्रीगेट कर देंगे, इनकी डिमांड को इकट्ठा कर देंगे, तो जब ये इतने सस्ते पे बनेंगे तो इकोनॉमिक, ये पूरे देश की एक प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी। बड़े लेवल पे नहीं आएगी मैक्रो इकोनॉमिक, यही बोले कि नहीं मुझे यहाँ के जो प्रोड्यूसर है वो बोले कि नहीं मैं तो हाई रेट पे सेल करूंगा, हाई रेट पे बेचूंगा। अगर ये हाई रेट पे अगर बेचेगा तो अगर हम एग्रीगेट करेंगे, वैसी मार्केट नहीं होंगी जहाँ पर सस्ते रेट पे कोई बेचेगा, बड़े रेट पे बेचेगा। ऐसी गवर्नमेंट टैक्स हाई चार्ज करेगी, गवर्नमेंट हाई टैक्स चार्ज करेगी, तो लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बैंक इंटरेस्ट हाई चार्ज करेगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इनके लिए पॉलिसीज बनाना, कमेटी बनाना, एक्ट्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना बहुत जरूरी था। तो जो गाइडलाइंस बनाने वाले हैं वही मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर और प्लेयर्स और एजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी डेफिनेशन, इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर परस्यूड बाय द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट करेगी, जो भी करेगी बनाएगी, इटसेल्फ, और स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब जो गवर्नमेंट की जो लीगल बॉडीज होती है, लीगल मतलब आप मान लीजिए टीम बना दी जो गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेगी, वो टीम बनाएगी कि हाँ इसके इस डोमेन के लिए क्या पॉलिसीज बनेंगी, एक्ट बनेंगे, कानून बनेंगे। लाइक जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप 11th आपका अगर अकाउंट्स है तो सिक्योरिटीज होती है, डिवेंचर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, तो ये सारे सिक्योरिटीज होती है। इनको ये उसकी एक रेगुलेटरी फॉर्म है सेबी एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस, इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस और हो गए। टिपिकली each such body will have one or more public goals to pursue as defined by law or the Constitution of India itself. Okay, these goals are not those of individual economic agents maximizing their private profit or welfare. Thus, the macroeconomic agents are different from the individual decision makers. Hope आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये हमारी पहली क्लास है, इसी तरह से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आप अपने दोस्त का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। वैसे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड है, इतनी हाई फाई स्टडी होती नहीं है 12th में। तो आप अच्छे से नोट्स भी पढ़ लेंगे तो अच्छे मार्क्स लेंगे, नॉलेज हम आपको दे ही रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं हमें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।